नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरुण उरांव ने बीजेपी के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर इंडिया अलायंस ने नया कोड वर्ड दिया है। कोड वर्ड के हिसाब से पैसे लिए जाते थे, रेट के हिसाब से फाइल, फोल्डर और बॉस नाम दिए गए थे। इसी के साथ इसका उपयोग पैसे की उगाही के लिए किया गया। इंडिया अलायंस ने कोड वर्ल्ड के माध्यम से झारखंड को बेच दिया। मंत्री के करीबी के यहां से 37 करोड़ बरामद किए गए, तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम के लिए कोड वर्ल्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार करना नया नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए हमेशा इसका उपयोग करते रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एकता के घर से जो फाइल मिली थी उसमें भी कोड वर्ल्ड का जिक्र था। अब ऐसे में भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने और नोट बरामद होने के बाद भी आलमगीर आलम में शर्म और नैतिकता नहीं बची है। पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को इसका संज्ञान लेकर उन्हें मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह से आलमगीर आलम जी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई किया। उसके पहले उनके ओएसडी और पीए और ओएसडी के सहायक को रंगे हाथों 32.20 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। राशि जब्त हुई और उनके कनेक्शन से 5 करोड़ और करीब 37 करोड़ रुपए रिकवरी हुई। मंत्री जी के बहुत करीबी उनके पर्सनल स्टाफ के पास। पूरे गिरिडीह लोकसभा का चुनावी पारा सर चढ़कर बोल रहा है। 25 मई को जो मतदान होने हैं उसको लेकर सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। जी हां, प्रत्याशियों की उम्मीद, जनता का मिजाज अपने हित में करने के लिए सभी प्रचार प्रसार में सारा दमखम झोंक दिए हैं। तो वहीं सुशासन दल समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर उषा सिंह को बेरमो से रोड शो निकाला गया। फुसरो बाजार हनुमान मंदिर से दर्शन करते हुए अपने बेरमो और गोमिया रोड से के लिए उषा पाली क्लिनिक से चुनावी रैली का आरंभ हुआ। ये रैली उषा पाली क्लिनिक से शक्तिनगर, फुसरो, गांधी चौक, करगली गेट से होकर पोस्ट ऑफिस चौक, गोमिया में रोड शो किया गया और बढ़ चढ़कर अपने हित में मतदान करने की जनता से अपील की गई। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर उषा ने कहा कि मैं 5 साल तक गिरिडीह को पिछड़ने नहीं दे सकती हूं। मैं 5 साल में गिरिडीह लोकसभा में सुधार लाऊंगी और इस लोकसभा क्षेत्र में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां के कई लोगों को पानी, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो साथ ही गिरिडीह लोकसभा की जनता को ये सुविधा दिलाने का सार्थक प्रयास करूंगी। इस क्षेत्र का समग्र विकास हो, इसका विश्वास संसदीय क्षेत्र के निवासियों को दिलाती हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या झारखंड दौरे पर हैं। इसी क्रम में उन्होंने राजधानी रांची के बिरसा चौक से बाइक रैली में शामिल हुए। इस बाइक रैली में सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे। बता दें कि भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस बाइक रैली में भाग लिया और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं वहां आम जनता और कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। साथ ही इससे यह साफ दिख रहा है कि बीजेपी इस बार जीत सुनिश्चित करेगी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरी ने धनबाद बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाते हुए सेक्टर 12 थाने में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने इसकी शिकायत धनबाद के निर्वाचन पदाधिकारी सह राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से भी की है। बता दें कि विद्यासागर गिरी एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही ऑल इंडिया स्टील वर्कर्स फेडरेशन, झारखंड राज्य एटक और बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य भी हैं। वहीं विद्यासागर गिरी के किसी भी आरोपों को ढुल्लू महतो ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने किसी को फोन नहीं किया, धमकी देने का सवाल ही नहीं उठता। वो सिर्फ धमकी देने के ही काम में आ सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं अपने भाइयों से यही निवेदन करूंगी कि इन धमकियों से ना डरें। ऐसे बहुत हम लोगों ने देख रखे हैं और सबका समाधान निकलेगा और वो ज़रूर निकलेगा। अगर आज आप बोलेंगे तो मैं आज निकाल दूंगी उसका।
खबर झारखंड के धनबाद से है। धनबाद लोकसभा चुनाव में लगातार समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। यही कारण है कि बोकारो के चास नगर निगम के निवर्तमान वार्ड पार्षदों ने कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह को समर्थन देने की घोषणा की है। चास नगर निगम के लगभग 17 वार्ड पार्षदों ने एक साथ बैठकर अनुपमा सिंह का समर्थन किया। बैठक में उपस्थित वार्ड पार्षदों ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी की छवि को लेकर लोगों में बेहद आक्रोश है। ऐसे में स्वच्छ छवि की उम्मीदवार अनुपमा सिंह के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है और देश के मुद्दों से अलग बीजेपी जो राजनीति कर रही है उसको देखते हुए हम लोगों ने समर्थन का घोषणा किया है। हम चाहते हैं कि चास नगर निगम क्षेत्र का विकास हो और इसमें कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह हम लोगों के साथ रहें। पशुपतिनाथ सिंह जी को समर्थन किए थे, हर एक चुनाव में उनका झंडा ढोए थे। ठीक है, अभी हमारा समर्थन श्रीमती अनुपमा सिंह के साथ है। इनको देख के ऐसा लग रहा है कि पब्लिक का जो वोट मिल रहा था भाजपा को इस बार नहीं मिलने जा रहा है। और श्रीमती अनुपमा सिंह कांग्रेस जो का यहाँ पे कुछ चास में बहुत ही कम वोटर थे, अभी उनका वोटर अचानक बहुत बड़ा है। पब्लिक भी समझ चुका है कि कोल, भेल, रेल, सेल सभी कांग्रेस की देन है। यहाँ पे हम लोग जो भी आए हैं ये सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के बदौलत आए। खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी हमेशा कहते हैं कि हमने 10 साल में वो कर दिया जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। सही बोलते हैं, कांग्रेस नहीं कर पाई। 70 साल में कांग्रेस ने देश की संपत्ति अपने 22 खरबपति मित्रों को नहीं बेची। कांग्रेस ने देश की संपत्ति पर पहला हक जनता को दिया। हमने आदिवासियों को जमीन का पट्टा दिया, भोजन का अधिकार दिया, लेकिन मोदी जी ने 16 लाख करोड़ अपने खरबपति मित्रों का माफ कर दिया। देश का बंदरगाह, कोयला पावर सब कुछ अपने मित्रों को बांट दिया। 70 साल में कांग्रेस 55 वर्ष तक सत्ता में रही लेकिन अमीर पार्टी नहीं बन पाई। लेकिन 10 साल में मोदी जी ने बीजेपी को 60,000 करोड़ देकर सबसे अमीर पार्टी बना दिया। भ्रष्टाचार पर रो रो कर कहते हैं कि मैं लड़ रहा हूं, इसलिए इंडिया गठबंधन वाले मेरे पीछे पड़े हैं। यही इनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। बहुत अच्छा मिला है। पहले दिन से ही जनता ने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद देकर स्वीकार किया है, तो जनता ने तो मुझे बहुत ही प्यार दिया है। बिल्कुल मेरा जो आप कह रहे हैं बातें वो हो सकता है लोग सोचेंगे, क्योंकि मेरी उम्र भी वैसी नहीं है कि मैं कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ पाती। तो अभी मौका मिला है तो काम कर रही हूँ। ज्यादा मौका मेरे पास है सेवा करने का, ये भी तो बात है। मेरे पास जिंदगी के 50 साल हैं जो मैं चाहूँ तो सेवा करूँ, मैं पूरी तरह से करना चाहूंगी और यही मेरा रहा है। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और शिवहर में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर भारत नेपाल सीमा को गुरुवार से 25 मई शाम 6 बजे तक बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बता दूं कि 25 मई को मतदान के बाद शाम 6 बजे से बॉर्डर को खोल दिया जाएगा और इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र में 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से भारत नेपाल सीमा को रविवार शाम 6 बजे तक आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही बॉर्डर सील होने के बाद सभी प्रकार के वाहनों का आना और जाना बंद हो गया है, तो वहीं पैदल आते और जाते लोगों को देखा गया है। लोहरदगा में एक बड़ा हादसा हो गया है। सेन्हा थाना क्षेत्र में मिट्टी धंसने से 4 मजदूर जमीन के अंदर दब गए हैं। जानकारी के मुताबिक वे चितरी अबाटोली गांव में एक कुएं की खुदाई कर रहे थे। फिलहाल प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य लगातार जारी है। तो वहीं घटना के बाद प्रशिक्षु एसपी सह थाना प्रभारी वेदांत शंकर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक लोहरदगा के चितरी अंबाटोली गांव में मनरेगा योजना के तहत लाभुक असलम अंसारी का कुआं खुदाई का कार्य चल रहा था और इसी दौरान वहां पर मौजूद मिट्टी के ढेर भराकर गिर गई। बता दें कि इसी दौरान मिट्टी का ढेर वहां पर भरा कर गिर गया, जिससे वे दब गए, जिन 4 लोगों के फंसने की बात कही जा रही है।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधा रुख कर लेते हैं बिहार की खबरों का, जहां मुकेश साहनी ने तेजस्वी यादव के लिए हेलीकॉप्टर में सरप्राइज रखा। मुकेश साहनी ने कहा कि मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा है। हम लोगों की 200 सभाएं हो गई हैं और आज हम लोगों की 205 सभा हो जाएगी। तो वहीं अभी 7वां चरण बाकी है, तो हम लोग 250 सभाओं के आसपास कर लेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने विधानसभा में 250 सभाओं के आसपास कर ली हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आप सबको मिर्ची क्यों लगती है, ये बिहार की जनता के लिए है जो इतनी गर्मी में हमें सुनने आ रही है, और उन लोगों के लिए जिनकी एक ख्वाहिश है कि संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की और महंगाई को हटाने की, गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, इसके लिए उन सबको धन्यवाद देते हैं कि इतने गर्मी में भी आप लोग आए। बिहार की जनता के लिए निश्चित तौर पे, और बिहार की जनता इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है, उन सबका जो एक ख्वाहिश है, इस बार संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। कितनी गर्मी में भी आप लोग आए। निश्चित तौर पे, और यही हमारी विचारधारा है। हम लोग अपने लोगों के लिए, गरीब पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, और जनता हम लोग साथ रहेंगे। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में लगातार चिटफंड कंपनियों का बोलबाला रहा है। पिछले 10 सालों में बहुत सी चिटफंड कंपनियों के घोटाले सामने आए हैं, जिससे आम आदमी को अपनी मेहनत का, गाढ़ी कमाई का पैसा लेने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, आम आदमी लगातार प्रशासन से गुहार लगाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चिटफंड कंपनी लगातार प्रदेश में सक्रिय थी, लेकिन पिछले 5 सालों में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने इस पर लगाम कसने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट करके लिखा और बताया कि हमने राज्य के 81,204 पीड़ित निवेशकों को 37 करोड़ 92 लाख 99,656 रुपए की राशि लौटाई थी। साथ ही 208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज किए गए थे और इनमें से संबंधित 700 से अधिक डायरेक्टर्स, पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए, हमारी जब सरकार थी तो चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क करके जो प्रभावित थे, जिनकी संपत्तियां लूटी गई थी, उनको वापस करने का काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन 15 साल में इन सारे चिटफंड कंपनियों ने छत्तीसगढ़ को चारागाह बना दिया था। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के आम आदमी के पैसा वापस कराने की दिशा में कड़ा कदम उठाया था। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि विष्णुदेव साय सरकार इन सारी कार्रवाइयों को रोक रही है। कहीं न कहीं ये चिटफंड कंपनियों से मिली भगत करके उनकी संपत्ति बचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के आम आदमी की संपत्ति को वापस दिलाने से रोकने का कदम उठाया जा रहा है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हमारा सीधा सीधा आरोप है कि चिटफंड कंपनियों के साथ मिली भगत करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके इस प्रकार की डील की गई है। छत्तीसगढ़ जिला अधिवक्ता संघ रायपुर के जिला अध्यक्ष हितेंद्र तिवारी ने कहा कि अधिवक्ता संघ की तरफ से आज जिला न्यायालय परिसर स्थित कक्ष क्रमांक 210 में पुलिस की तरफ से नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे निजात कार्यक्रम नशे को न जिंदगी को हाँ, नशे को ना न जिंदगी को हाँ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला न्यायाधीशगण, एसएसपी सहित सैकड़ों अधिवक्ता गणों की उपस्थिति में संपन्न किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने कहा कि नशे के खिलाफ सिर्फ पुलिस को नहीं बल्कि हर वर्ग को सामने आकर एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई घातक है तो वो है नशा। न्यायालय में भी नशे से संबंधित प्रकरणों की भरमार हो गई है। एनडीपीएस के केस बढ़ रहे हैं, तो वही नशा करने में सिर्फ एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता बल्कि उससे जुड़े हर लोग होते हैं, चाहे वो उसका परिवार हो या समाज। राजनांदगांव शहर के फ्लाईओवर के नीचे अवैध रूप से गैराज और ठेले खोमचों में दुकानदारी हो रही थी, जिससे यहां गंदगी का आलम हो गया था। बता दूं कि नगर निगम की तरफ से इस क्षेत्र की साफ सफाई और सौंदर्यकरण की दृष्टिकोण से संबंधित व्यक्तियों के 3 दिवस के भीतर अपने वाहन और दुकानें हटाने की अपील की गई थी, लेकिन अब तक यहां से वाहन और ठेले खोमचे नहीं हटाए गए हैं। तो वहीं
नगर निगम की तरफ से भी निर्देश जारी कर महज खाना पूर्ति ही दिखाई दे रही है। अब इस मामले में राजनांदगांव नगर निगम के मुख्य कार्यपालन अभियंता यूके राम टेके ने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे कुछ लोगों के द्वारा अनाधिकृत रूप से वाहन खड़ी किया जा रहा है, तो कुछ वाहन महीनों से बेकार रखे हुए हैं। इसी प्रकार कुछ छोटे व्यवसायियों की तरफ से ठेला खोमचा रख दिया गया है, जो कि लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिसके कारण फ्लाईओवर के नीचे गंदगी फैली रही है, जिसे हटाने की अपील की गई है। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के नहीं हटाए जाने पर कार्यवाही भी की जाएगी। कई बार उनको समझाइश दी गई थी, अपना वहाँ पे वाहन वगैरह रखते हैं वो हटा ले, लेकिन समझाइश से कुछ समझ में नहीं आया उन लोगों को, तो उनको वहाँ से हटाना है। और जो पार्किंग रखे हैं कई गाड़ियाँ तो डैमेज भी हैं और वहाँ पे ऐसे परमानेंट टाइप का रख दिए हैं, उनको हटाने के लिए कहा गया है और वहाँ सूचना फलक भी लगाया गया है। कितने दिन का उनको समय दिया गया? उनको अभी 3 दिन का समय दिया है, अलाउंस भी की है। प्रेस में भी हमने उनके संबंध में जारी किए हैं कि वो 3 दिन के अंदर अपने गाड़ी वाहन जो भी हैं वहाँ रखें, वो हटा लें, ताकि वहाँ व्यवस्थित किया जाए। और शहर का मध्य मार्ग है और सौंदर्यीकरण के भी कार्य किए गए थे, उसका लुक अलग दिखता था। अब आजकल वहाँ पे वाहन कर देते हैं तो खड़े कर दिए हैं, इस कारण से वहाँ पे ऐसा अव्यवस्थित टाइप का हो गया है। और खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि खबर मध्य प्रदेश से है। खनियान धाना प्रसूताओं का सुरक्षित प्रसव कराने के लिए सरकार प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर लाखों रुपए का बजट खर्च कर रही है। इधर स्वास्थ्य केंद्र पर जनरेटर का डीजल बचाने के लिए प्रबंधन प्रसूताओं की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे हैं। दरअसल मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में एक प्रसूता की डिलीवरी कराने का मामला सामने आ रहा है। खनियान धाना स्वास्थ्य केंद्र वैसे तो जिले के सबसे खराब अस्पताल में इसकी गिनती होती है। इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं शून्य हैं, तो वहीं बीते रात 8 बजे स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता की डिलीवरी मोबाइल की सहायता से कराई गई, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में लाइट नहीं थी, लेकिन जनरेटर तो मौजूद था और उसका उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि जो सरकार की तरफ से डीजल आता है उसकी बचत स्वास्थ्य केंद्र में की जाती है। मामला ये है कि 1.5 घंटे तक तो ऐसे ही लेटे रहे। 1.5 घंटे बाद डिलीवरी हुई तो वो भी मोबाइल की टॉर्च जला के डिलीवरी हुई। क्यों, जिस समय डिलीवरी हुई उस समय लाइट नहीं थी? नहीं, लाइट करीबन 2 घंटे 2.5 घंटे थी नहीं। फिर आपने बोला नहीं अस्पताल प्रबंधक से? नहीं, हमने किसी को नहीं बोला, ना हमें पता था किसी को। तो ऑपरेटर वगैरह की पूछी होगी, जनरेटर की पूछी होगी? हाँ, जनरेटर की तो पूछी थी, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि चालू कौन करता है इसको। अच्छा, यानी आपकी मोबाइल की फ्लैश की रोशनी में डिलीवरी हुई है? हाँ, हमारे मोबाइल और एक मैडम के मोबाइल के दो मोबाइलों से। आपको किसने बोला कि मोबाइल में होगी? मतलब जनरेटर क्यों नहीं जलाया गया? जनरेटर का हमें पता ही नहीं था। नहीं, तो इसमें आप क्या कहेंगे, अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही है? और खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि उज्जैन के इतिहास में आज का दिन शहर के विकास के योगदान में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि उज्जैन के बीचों बीच और सिंहस्थ क्षेत्र में आने वाला केडी गेट से लालबाई फूलबाई मार्ग तक 1 वर्ष पूर्व चौड़ीकरण तो हो चुका था, लेकिन इस मार्ग में करीब 3 दर्जन से अधिक धार्मिक स्थल छोटे बड़े आ रहे थे, जिनको हटाने का प्रयास बार बार किया जा रहा था। लेकिन अब प्रशासन और नगर निगम ने मन बना लिया था कि जो भी धार्मिक स्थल आ रहे हैं उनको हटाया जाएगा। ये 3-4 दिन से लगातार अधिकारियों की बैठक हो रही थी और हिंदू मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों से बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत का हल निकल कर नहीं आ पा रहा था। लेकिन प्रशासन के कड़े निर्णय से काजी आए और बातचीत का दौर चलता रहा। अंत में शहर काजी के और वरिष्ठ मुस्लिम समाज के लोगों ने आपस में बातचीत की, ये रास्ता निकाला कि मस्जिद को खुद अपने हाथों से निर्माण कार्य को हटा लेंगे और उधर दूसरी ओर नयापुरा क्षेत्र में जैन समाज के जो 2 बड़े मंदिर थे, जो जैन समाज के लोगों ने, वरिष्ठ जनों ने आपस में बातचीत की और निर्णय लिया कि वो सत्ता और शासन के साथ हैं, खुद ही मूर्तियों को विधि विधान से हटा लेंगे और इसकी शुरुआत आज सुबह से ही उन्होंने कर ली है। उज्जैन शहर के विकास के लिए कठोर निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है, वो एक स्वागत योग्य निर्णय है। उज्जैन शहर में केडी गेट से इमली तिरहा चौड़ीकरण में 430 मकानों को लोगों ने अपना बलिदान दिया है उस शहर के विकास के लिए। आगामी सिंहस्थ 2028 शहर में आने वाला है। बाहर से तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार उज्जैन शहर में बढ़ रही है। अगर हम प्रतिदिन की बात करें तो शहर के प्रमुख चौराहों पर रोज प्रतिदिन जाम लगा रहता है।
जहाँ तक धार्मिक स्थलों का विषय है, शहर विकास में धार्मिक स्थलों को हटाया जाना है, परंतु धार्मिक स्थलों की प्रतिमाओं के जो मूल स्थान है उनको कहीं छेड़खानी नहीं की जा रही है। आगे के जो भाग हैं उसमें हटाकर शहर विकास में सहभागी बनने के लिए जैन समाज जिला प्रशासन के साथ खड़ा है। हमने कल रात्रि से ही जिला प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए और मंदिर परिसर के आगे के भाग को तोड़ने का काम चालू कर दिया है। और खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि खबर महाराष्ट्र के ठाणे से है। ठाणे जिले में डोंबिवली की एक केमिकल कंपनी में जोरदार धमाके की खबर आई। ये धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। आपको बता दें, धमाके के बाद फैक्ट्री में कई लोगों के फंसे होने की संभावनाएं हैं। तो वहीं शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका अनुदान केमिकल कंपनी में दोपहर 1 बजे के आसपास हुआ। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, जबकि धमाके के बाद फैक्ट्री की पार्किंग में खड़े कई वाहन आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं धमाके के बाद लगी आग ने 2 से 3 कंपनियों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब इस आग ने गाड़ी के सर्विस सेंटर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तो वहीं आग में 10 से 12 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।